हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बेसिक से कई टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा चल रहा है अभी नाउन, जिसका हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखा होगा वो क्लास को आराम से देखें और उनको देखने में तकलीफ ना हो, इसलिए हमने सारे क्लास को क्लास वाइज अरेंज किया है, डे वाइज अरेंज किया। डे भी लिखा है, क्लास भी लिखा है। डे 1 क्लास 1 का मतलब हुआ पहला दिन, पहला क्लास। डे 2 क्लास 2 का मतलब सेकेंड डे, सेकेंड क्लास। डे 3 क्लास 3 का मतलब है थर्ड डे और थर्ड क्लास। ठीक है, तो ऐसे सिलसिलेवार ढंग से सीरीज हमने शुरू किया और कोई टॉपिक हमने 20 से शुरू नहीं किया है। टॉपिक हमारा बिल्कुल बेसिक से, जहां से इंग्लिश ग्रामर का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वहां से हमने इंग्लिश को शुरू किया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है कि जिन बच्चों का इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, जो ये समझते हैं कि मुझे इंग्लिश में ABCD के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जिनको लगता है ABCD के अलावा वो कुछ जान ही नहीं रहे, उन बच्चों के लिए खासकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट क्लास। और जिनको लगता है कि मुझे इंग्लिश में बहुत कुछ आता है, वो तो जरूर देखें, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि उन्होंने इंग्लिश में क्या छोड़ दिया है और इंग्लिश में वो क्यों कहते हैं कि मुझे ग्रामर आता है, वो क्या आता है, फिर भी हमारा कॉमन एरर नहीं बनता है। तो कई चीज़ें ऐसी है जो आपकी इंग्लिश अच्छी होने के बाद भी आपसे मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश को अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना है, मजेदार ढंग से सीखना है, एंजॉय करते हुए सीखना है, तो आप क्लास को देखें। और इस क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाले क्लास वाले वीडियो भी देख ले, ताकि एक सीरीज में आपको समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि क्या बात की। तो पिछले क्लास में जब हमने क्लास शुरू किया था तो हमने बताया था कि सेंटेंस में जो एरर होता है उस एरर के कारण होते हैं, और सेंटेंस में जो एरर के कारण होते हैं वो 2 कारण होते हैं। तो एरर के 2 कारण क्या बताए थे मैंने? एरर का पहला कारण मैंने बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ड्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, सेंटेंस का जो पार्ट है उसका प्लेस गलत होगा। तो प्लेस गलत होने से मैंने 2 बातें बताई थी कि या तो मीनिंग चेंज हो जाएगा या फिर सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। और दूसरी बात थी फंक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग को बात करनी है फंक्शन की। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लेस वाली, वो प्लेस वाली वीडियो देख लें। उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि प्लेस बदल जाने से सेंटेंस पर क्या असर पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर प्लेस बदल जाएगा तो मीनिंग पर क्या असर पड़ेगा या सेंटेंस कैसे गलत हो जाता है। आज हम लोग को देखना है कि फंक्शन से क्या होगा। आज क्या देखना है हमें कि फंक्शन से क्या होगा। तो सबसे पहले बात है कि फंक्शन आया कहां से। फंक्शन आया कहां से? तो जैसे आपने अगर केमिस्ट्री कभी बचपन में पढ़ा हो तो केमिस्ट्री में आपने सुना होगा पेरियोडिक टेबल। तो पेरियोडिक टेबल जो था वो क्यों बना? तो 60 एलिमेंट्स थे जब पेरियोडिक टेबल बनना शुरू हुआ था, फिर भी साइंटिस्ट ने पेरियोडिक टेबल बनाया। क्यों बनाया? कि 60 एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना इतना आसान नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो मिलते थे, सिमिलर ग्रुप के थे, एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए कोई फॉर्मूला इजाद किया। तो इंग्लिश में तो 1.5 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स है। तो जब 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड है तो क्या ये आसान है कि सारे वर्ड्स को अलग अलग पढ़ा जाए? तो 1.5 लाख वर्ड को कैटेगराइज करने के लिए, फंक्शन में पार्ट में डिवाइड करने के लिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए था, कोई ना कोई तरीका चाहिए था। तो जब काफी गौर किया गया तो अंग्रेजों ने क्या देखा उसे समझना है। उस चीज को समझने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जरा उससे बताइएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ड है बुक, तो मैं आपसे पूछूं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? बोलिए। तो जैसे मैं पूछूंगा ये क्या है तो अधिकांश लोग बोलते हैं ये सिंगुलर है। क्या आपका भी यही जवाब है? जब मैं पूछता हूं कि ये नाउन है कि वर्ब है, तो अधिकांश लोगों का जवाब होता है ये नाउन है। फिर मैं पूछता हूं क्या ये प्लूरल है, तो जवाब होता है नहीं। मैं पूछता हूं क्या ये वर्ब है, तो जवाब होता है नहीं। मैं पूछता हूं क्या ये एडजेक्टिव है, तो जवाब होता है नहीं। जैसे हम दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने पूछा पेन, तो मैं अगर पूछता हूं कि पेन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो पहला जवाब आता है कि ये सिंगुलर है। फिर मैं पूछता हूं ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो जवाब आता है ये नाउन है। मैं पूछता हूं ये वर्ब है क्या, ये एडजेक्टिव है क्या, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है।
अगर मैं कहता हूं ओवर, तो सबसे पहला जवाब आता है कि ये प्रीपोजिशन है। फिर मैं पूछता हूं कि क्या ये एडजेक्टिव है, तो लोग कहते हैं नहीं। मैं पूछता हूं क्या ये नाउन है, लोग कहते हैं नहीं। मैं पूछता हूं क्या ये एडवर्ब है, लोग कहते हैं नहीं। फिर ये क्या है, तो कहते हैं ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो ग्रामर में आपको आता है, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या ये आपको जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल सही है या इसमें कुछ मिसिंग है। यही चीज अंग्रेजों को परेशान कर रहा था, क्योंकि ग्रामर पहले नहीं बना। पहले लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज के बाद ग्रामर बनता है। पहले लैंग्वेज और ग्रामर बाद में आता है। तो जब देखा अंग्रेजों ने सेंटेंसेस देखा तो उन्हें बहुत अजीब सी चीज महसूस हुई। जैसे अभी आपने जो कहा वो कहा कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये नाउन है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको अपनी बात बदलनी पड़ेगी। आप ये देखेंगे कि ये बात बदल जाती है, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने कहा आई हैव अ बुक, इसमें भी बुक है, और मैं कहता हूं बुक माई टिकट, इसमें भी बुक है, और मैं कहता हूं इट इज अ बुक स्टोर। क्लियर है? सारे में बुक है, और आप खुद बताइए कि सारे बुक एक जैसे हैं? सारे बुक का यूज एक जैसा हुआ है? आप अब खुद देख रहे हैं कि इस बुक का जो इस्तेमाल हुआ है, इस बुक का जो इस्तेमाल हुआ और इस बुक के इस्तेमाल में बहुत अंतर है। दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे हमने कहा 50 ओवर्स, या हम कहते हैं योर गेम इज ओवर, या हम कहते हैं ओवर द विकेट। अब इसमें देखिए ओवर है, इसमें भी ओवर है और इसमें भी ओवर है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या 3 सेंटेंस में जो इस ओवर का इस्तेमाल हुआ है वो क्या बिल्कुल एक जैसा है? नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई पूछता है तो हम कह देते हैं कि बुक बस नाउन है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं हो सकता, बुक एडजेक्टिव नहीं हो सकता, बुक वर्ब नहीं हो सकता। हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई है, या किसी तरह से हमारे दिमाग में ये बात आ गई है कि जो नाउन है वो वर्ब नहीं हो सकता, जो वर्ब है वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, जो प्रीपोजिशन है वो नाउन नहीं हो सकता, जो नाउन है वो प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। तो ये जो बात हमारे दिमाग में डाली गई है, ये बेसिक बात ही गलत है। इंग्लिश शुरू ही इस बात से होती है कि जो वर्ड नाउन है वही वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है, वही वर्ब हो सकता है। जो प्रीपोजिशन है ये पॉसिबल है कि किसी दूसरे सेंटेंस में जाके वो एडजेक्टिव हो जाए, किसी तीसरे सेंटेंस में जाके वो एडवर्ब हो जाए, और किसी चौथे सेंटेंस में जाके वो नाउन हो जाए। अगर ये बात हम नहीं समझेंगे तो हमें ग्रामर का कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा, एरर हमसे नहीं बनेगा, और हम सेंटेंस का मीनिंग भी कॉम्प्रिहेंशन में ठीक से नहीं बना पाएंगे। क्लोज टेस्ट में भी प्रॉब्लम होगा कि सपोज करिए जिसको हम नाउन समझते हैं, अगर वो किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज हो जाए, एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाए, तो बात तो बदलेगी। नाउन से वर्ब हुआ, इसका मतलब बात तो बदलेगी। बैट्समैन से बॉलर हुआ तो बात तो बदलेगी। बैट्समैन का अलग काम है, बॉलर का अलग काम है। बुमराह जैसा भी हो, अगर वो बॉलिंग करेगा तो अलग तरीके से करेगा, लेकिन जब बैटिंग करने आएगा तो उसका अलग काम है। जैसा भी करे, अच्छा करे बुरा करे, उसको काम अलग करना पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर एक वर्ड का यूज चेंज हुआ तो इसका मतलब सेंटेंस में उसका मीनिंग भी चेंज होगा, उसके मीनिंग पे असर पड़ेगा। और अगर हमें नहीं पता है कि इसका यूज बदल रहा है, नाउन से ये वर्ब हो रहा है, तो हमें बहुत समस्या होगी। जैसे अगर हम कहते हैं ही पेन्स अ लेटर, एसएससी में एक सेंटेंस था कॉम्प्रिहेंशन में आया हुआ, men are men। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें, इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो नॉर्मली लोग ये समझेंगे कि ये सेंटेंस ही गलत है। ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, लोग यही समझेंगे, अजीब सा लगेगा, इसलिए कई बार दिक्कत होती है। इन सारे सेंटेंस को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस था आई हैव अ बुक,
तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये जो बुक है, इसमें जो बुक का इस्तेमाल किया गया, इसमें लगता है आपके पास कोई चीज है और उस चीज का नाम है किताब। तो इसका मतलब ये जो इस्तेमाल हुआ इसमें, ये नेम है किसी चीज का। ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई चीज है और उस चीज का नाम क्या है, किताब है। तो आप कहते हैं मेरे पास किताब है। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें ये किसी एक्शन की बात कर रहा है। बुक माई टिकट की, टिकट को क्या करो, बुक कर दो। बुक कर देने का मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, खरीद लेना कह सकते हैं, काटना कह सकते हैं, हिंदी में तो कहते हैं टिकट कटवा देना, लेकिन खरीदना ही परचेज करने का सेंस है। तो यहाँ जो है ये बुक बता रहा है टिकट को काटना या खरीदना। इसका मतलब ये क्या है, बुक, काटना का मतलब चाकू लेके काट दिया। तो ये जो बुक है इसका मतलब कोई एक्शन किसी काम के लिए है। इसमें जो बुक इस्तेमाल किया गया है, ये बुक, ये जो स्टोर है, स्टोर का मतलब क्या हुआ, जहां पे कुछ जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, दुकान भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो स्टोर है वो स्टोर कैसा है, किस चीज का स्टोर है, तो बुक बता रहा है कि ये स्टोर जो है बुक का है। इसका मतलब ये जो बुक है, ये स्टोर जो किसी चीज का नाम है, ये स्टोर क्या है, नाम है, कोई ऐसी जगह जहां पे कुछ रखते हैं उसका नाम है, उसको स्टोर कह रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं बुक स्टोर, तो मतलब वो जो स्टोर है, वो जो जहां पे हम जमा करते इकट्ठा, वो क्या जमा करते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं, तो बुक। इसका मतलब ये स्टोर के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे जब देखा गया तो देखा गया कि एक ही वर्ड कई अलग अलग तरह से फंक्शन करता है। एक ही वर्ड कई अलग अलग तरह से फंक्शन करता है। अब इसमें देखिए 50 ओवर्स, तो जैसे हम 50 ओवर्स कहते हैं तो ओवर में तो एस भी लगा दिया। नॉर्मल तो लोग ये कहते हैं प्रीपोजिशन में एस लग ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन नहीं है, इसको आपने काउंट भी किया है। तो ये ओवर क्या है, जो क्रिकेट खेलते हैं तो जो 6 गेंद डिलीवरीज हम लोग फेंकते हैं उसका नाम रख दिया क्या, ओवर। इसका मतलब ये नाम है, 6 गेंद फेंकने का कलेक्टिव नाम क्या रखा है, ओवर रखा गया, तो ये नाम है, नेम है। अगर हम कहते हैं योर गेम इज ओवर, तो योर गेम इज ओवर हम कहते हैं, तो जैसे फिल्मों में डायलॉग सुना होगा आपने, टीवी सीरियल में डायलॉग सुना होगा, या कभी कभी आपने खुद भी कहा योर गेम इज ओवर। तो योर गेम इज ओवर जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारा खेल खत्म कहने का मतलब क्या, खेल खत्म, काम खत्म। इसका मतलब ये ओवर जो है ये काम के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ओवर द विकेट, ओवर द विकेट, तो ये जो है बता रहे बॉलिंग करते ओवर द विकेट, तो ये विकेट हो किस चीज का नाम है, और ये पोजीशन बता रहा है कि ओवर द विकेट, कि विकेट के बगल से, किनारे से, जैसे भी कह रहे हैं, तो ये पोजीशन बता रहा है। इसका मतलब इसमें ये नाम है ओवर, इसमें बता रहा है काम खत्म, काम कैसे हुआ तो खत्म हुआ, काम का क्या हुआ तो खत्म हो गया, और इसमें बता रहा है पोजीशन। तो इसका मतलब तीनों में जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है वर्ड ओवर का, ये 3 अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। यहां देख रहे हैं पेंसिलेटर, तो पेन मतलब तो कलम होता है, तो यह अगर ही लिखे, पेन लिखे, लेटर लिखे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। इसका मतलब यहाँ जो पेन का इस्तेमाल हुआ किसी अलग तरीके से हुआ है, तो यहां लगता है ऐसा, अगर हम समझे तो ये किसी एक्शन को बता रहा है, किसी काम को बता रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि एक्शन को बता रहा है, काम को बता रहा है। तो यहां पेन क्या है, काम हो गया। इसमें देखिए आर्म, आर्म का मतलब तो बाह होता है, बाह का मतलब क्या है, नाउन है, किसी चीज का नाम है। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम आर्म रखा हमने, तो बाह हुआ। तो इस सेंटेंस में तो ऐसा नहीं लग रहा, अगर ये नाउन है, किसी का नाम है, तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो हमें दिमाग में लगाना पड़ेगा आखिर इस सेंटेंस में आर्म का इस्तेमाल हुआ कैसे। तो इस सेंटेंस में आर्म का इस्तेमाल फिर हो गया है एक्शन के लिए, किसके लिए, काम के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वर्ड इंग्लिश में अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये जब बात अंग्रेजों ने देखा कि इंग्लिश में एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से यूज होता है, कई तरीके से यूज हो जाता है, तो उन्होंने क्या किया कि वर्ड्स को उसके फंक्शन के आधार पे ही डिवाइड किया। फंक्शन के आधार पे डिवाइड किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये नाम था तो नेम को क्या कह दिया, नाउन, ठीक है। अगर कोई नाम था उसका कोडेड लैंग्वेज इस्तेमाल करें नाउन। कोई काम था, यहाँ पे बुक, कोई एक्शन है, कोई काम है, तो बुक को उन्होंने क्या दिया, वर्ब। यहां पे बुक नाउन के विषय में एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इस बुक को क्या दिया, एडजेक्टिव। तो एक ही वर्ड अगर वो नाम है तो उन्होंने उसको नाउन कहा, अगर वही वर्ड काम को बता रहा है तो उसे वर्ब का, और वही वर्ड
वही वर्ड अगर नाउन के विषय में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कोई क्वालिटी बता रहा, तो वही वर्ड एडजेक्टिव कहलाया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे नाउन है, सारे वर्ब है, सारे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, सारे एडजेक्टिव, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इंग्लिश में एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से यूज होता है, इसलिए जैसा यूज होता है उसका वैसा नाम रखा गया है। जैसे आप कोई इंसान है, तो इंसान अगर है, कोई अगर लड़का है, तो अगर कह दे कि वो बहन नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती, चाची नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की है तो एक ही चीज होगी, कोई लड़की है तो लड़की है, बहन कैसे हो सकती है, चाची कैसे होगी? तो ऐसा संभव है, लड़की है तो बहन भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है। अब कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा ही होता है, जैसा फंक्शन है, जैसा रिलेशन है, वैसा नाम होगा। तो इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स के साथ भी यही हुआ है, उसका जैसा यूज है, जैसा काम है, वैसा नाम है। जैसे जो गेंदबाजी करता है उसको बॉलर कहते हैं, जो फील्डिंग कहता है उसको फील्डर कहते हैं, जो विकेट कीपिंग करता है उसको विकेट कीपर कहते हैं। तो इंग्लिश में भी काम के आधार पे नाम रखा गया है, जैसा काम करेगा वैसा नाम होगा। मतलब एक ही वर्ड अगर अलग अलग काम करेगा तो उसका अलग अलग नाम होगा। तो हमें यह समझ के रखना पड़ेगा इंग्लिश में कि एक ही वर्ड अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। इसका मतलब एक ही वर्ड का अलग अलग यूज हो सकता है, और अलग अलग यूज हो सकता है, इसका मतलब एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अगर ये नहीं हम समझेंगे तो इंग्लिश ग्रामर को समझना मुश्किल होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कैसे? तो अब हम ये कह सकते हैं, अब ये हम बता सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आया, कैसे आया, क्या हुआ। तो इसको हम लिखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बना कैसे। तो वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड on the basis of their functions। क्या हुआ कि words have been divided on the basis of their functions। functions कहने का मतलब यूज, कि वर्ड्स को उसके यूज के आधार पे बांटा गया, जैसा यूज वैसा नाम। तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका काम देखकर उसको डिवाइड किया गया, उसके काम के आधार पर उसको बांटा गया, काम के आधार पर उसको बांटा गया। इसका मतलब जैसे हमने कहा आई हैव अ बुक, तो ये क्या है, किसी चीज का नेम है। ये क्या है, किसी चीज का नेम है। तो जो नेम है उसको कह दिया नाउन, जो नेम है उसको क्या कह दिया, नाउन। क्या समझने की बात है? इसका मतलब जो भी नाम है वो नाउन है। यह एक बात आप समझिए, कभी कभी लोग नाउन को जब डिफाइन करते हैं वो कहते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग अगर आप कहेंगे और कोई आपसे पूछ देगा कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, बैटल ऑफ पानीपत क्या है, कारगिल वॉर क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना थिंग है। कारगिल वॉर में कारगिल प्लेस है, कारगिल वॉर प्लेस नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी में प्लासी प्लेस का नाम है, बैटल ऑफ प्लासी प्लेस का नाम नहीं है। तो इसलिए इतने लंबे डेफिनेशन से ज्यादा बेहतर है छोटा सा डेफिनेशन, और वो क्या है कि नेम है तो नाउन है। ठीक है, नेम है तो नाउन है, कोई भी नेम है तो वो नाउन है। वो नेम पर्सन का है कि प्लेस का है, या फिर थिंग का है, कि किसी इवेंट का है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। कि नाम पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है, इससे कोई लेना देना नहीं। नेम है तो नाउन है। तो जितने भी नेम थे उसको उन्होंने नाउन कह दिया। तो अब आपको यही पहचानना है कि कोई भी अगर लगे कि तो किसी का नाम हो सकता है, अगर वो नाम हो सकता है या नाम है तो नाउन है। समझ में आ गई बात? नाम है तो नाउन है। अब अगर हम दूसरे इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड,
कि वर्ड्स को बांटा गया है ऑन द बेसिस। बेसिस का मतलब क्या होता है? आधार। और फंक्शन का मतलब क्या होता है? काम। तो वर्ड्स को कैसे बांटा गया है? काम के आधार पे। वर्ड्स को कैसे बांटा गया? काम के आधार पे। तो जैसा काम वैसा नाम। तो नेम मतलब नाउन। बस ये कोडेड लैंग्वेज का जो इस्तेमाल कर दिया ना, इससे प्रॉब्लम हो रही है। कोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जैसे सेंटेंस जिससे बना है वर्ड्स, तो सेंटेंस वर्ड क्या हुआ? सेंटेंस का पार्ट हो गया, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया। और वर्ड्स में से जो नाउन है, जो नेम है, उसका क्या कोड रख दिया गया? नाउन, काम के आधार पर। अब अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे ये सेंटेंस है पेंस या आर्म, तो ये पेंस या आर्म क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, काम बता रहा है। आर्म काम बता रहा है। या हम कहते हैं बुक माय टिकट, या कहते हैं द प्रेसिडेंट चेयर्स द मीटिंग। तो इसमें हम चेयर्स लिख रहे हैं, लेकिन चेयर यहां क्या कुर्सी के लिए आया है? चेयर यहां पर क्या कुर्सी के लिए आया है? तो चेयर यहां पे कुर्सी के लिए नहीं आया, किसी काम के लिए आया, किसी एक्शन के लिए आया। किसके लिए आया? एक्शन के लिए आया। तो ये एक्शन बता रहा है, काम बता रहा है। तो जितने भी वर्ड्स थे जो एक्शन काम बताए, उसका नाम रख दिया गया वर्ब या स्टेट अवस्था। जब वर्ब को और हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी बातें होंगी, लेकिन बेसिकली मोटा मोटी जो बना वो ये था कि अगर काम बता रहा है तो उसे वर्ब नाम दिया गया। ठीक है, तो एक ही वर्ड नाउन हो सकता है और वही वर्ब हो सकता है। समझ में आ गई बात? काम देखकर, फंक्शन देखकर। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कल को सेंटेंस में मिलेगा तो ये पेन जो है, अगर आप कहते हैं आई हैव अ पेन, तो पेन क्या है? नाम है, नाउन है किसी चीज का, तो वो नाउन हो गया। अगर आप कहते हैं आर्म बां, तो ये क्या है? नाम है, नाउन है। लेकिन इसमें जब हम कहते हैं आर्म मैन आर्म बां, तो इसमें इसका मतलब क्या है? तो मैन आर्म मैन में मैन किसी काम को बता रहा है, इसलिए जो आर्म है ये हो गया वर्ब। एक्शन है, इसका मतलब हो गया वर्ब। तो इसका मतलब जब काम बताएगा तो वो वर्ब हो जाएगा। आर्म का मतलब जब बां है तो नाउन है, और आर्म का मतलब अगर हथियार देना है, किसी को हथियार सप्लाई करना है, तो मैन आर्म मैन का मतलब यही था, इंसान ही तो इंसान को हथियार देता था। वो वार पे एक टॉपिक था, वार पे एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ था, उसमें ये सेंटेंस लिखा। तो कई बच्चे एग्जाम देकर आए थे, उसके बाद कंफ्यूज थे कि क्या हो जाता है, लोग बच्चे आगे पूछते कैसे हो गया। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पहले ही दिन से आपको ये बता रहा हूं, दूसरे दिन से बता रहा हूं कि कैसे वर्ड्स जो है एक ही वर्ड चेंज हो सकता है और कैसे वर्ड का नाम आया। तो जब किसी का नाम होगा तो नाउन होगा, और जब किसी का काम होगा तो वो वर्ब होगा। तो एक ही वर्ड, ये मैं ये नहीं कहा कि सारे वर्ड के साथ यही बात होता, बात सिर्फ ये हो रही कि जो आप ऐसा कहना कि जो नाम है वो नाउन है और जो काम है वो वर्ब है। और ये जरूरी नहीं कि जो नाम है वो दूसरे सेंटेंस में जाके काम नहीं हो सकता। नाम है तो हमेशा नाउन ही रहेगा, नाउन हमेशा नाउन ही रहेगा, वर्ब हमेशा वर्ब ही रहेगा, एडजेक्टिव हमेशा एडजेक्टिव ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसा काम करेगा वैसा उसका नाम होगा। तो अब हम जैसे देखते हैं, हमने लिखा यहां पेंस। पेंस मतलब क्या? लिखना। तो वह चिट्ठी लिखता है, तो पेन का मतलब लिखना भी है, तो पेन नाउन भी है, पेन वर्ब भी है, पेन का मतलब लिखना भी होता है। और अगर हम कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा पेन फ्रेंड, यह अभी मैंने लिखा था बुक स्टोर, यह हम लिखते हैं चेयर मैन, यह हम लिखते हैं वॉच मैन। तब देखिए ये सारा जो वर्ड है पेन बुक चेयर, ये कई तरह से हो सकता है। हमने कहा वॉच केयरफुली,
तो वॉच केयरफुली कह रहे थे, याद दिख रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये हो गया ना एक्शन, ये हो गया ना वर्ब। लेकिन जब कहते हैं आई हैव अ वॉच, तो आई हैव अ वॉच कहते हैं इसका मतलब कोई चीज है, उस चीज का नाम है, तो वो नाउन हो गया। अब वॉचमैन जब हम कहते हैं तो वॉचमैन का ये मतलब नहीं है कि घड़ी वाला आदमी, वॉचमैन का मतलब क्या, पहरा देने वाला, ऐसा व्यक्ति जो पहरा देता है। तो वॉचमैन में वॉच क्या कर रहा है कि मैन के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। चेयरमैन मतलब क्या है, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी। आप सोचिए कि चेयरमैन क्यों कहते हैं अध्यक्ष को, तो क्या जो चेयरमैन होता है मीटिंग में सिर्फ वही चेयर पर बैठता है और सब लोग नीचे बैठते हैं? मीटिंग में तो सारे लोग चेयर पे ही बैठते हैं। तो एक इंसान को हम चेयरमैन क्यों कहते हैं? तो चेयर जो है उसका मतलब होता है अध्यक्षता करना, वर्ब भी है, जैसे हमने कहा था प्रेसिडेंट चेयर्स द मीटिंग। तो जब हम कहते हैं प्रेसिडेंट चेयर्स द मीटिंग, तो चेयर का मतलब वो अध्यक्षता करना, इसलिए जो अध्यक्षता करता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं, यानी कि जो कुर्सी पर बैठा वो चेयरमैन हो गया। तो मीटिंग में तो सारे लोग कुर्सी पर ही बैठेंगे, तो सारे चेयरमैन ही हो जाएंगे क्या? तो चेयरमैन मतलब हो गया अध्यक्षता करने वाला, ऐसा इंसान जो अध्यक्षता करता है। तो ये चेयर क्या हुआ, फिर मैन के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बुक स्टोर के विषय में बता रहा है जो नाउन है। ये पेन जो है फ्रेंड के विषय में बता रहा है, ऐसा फ्रेंड जिसको हम सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं, ऐसा फ्रेंड जो अभी जिससे हम कभी मिले नहीं उसको हम क्या कहते हैं, पेन फ्रेंड, जिसको हमने चिट्ठी लिखा है। इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी बॉलीवुड में, सिर्फ तुम, अगर आपने देखा हो तो, बड़े अच्छे अच्छे गाने थे उसमें। तो पेन फ्रेंड, पेन फ्रेंड में क्या हो गया, जिसको सिर्फ हम लिखते हैं, जिससे हमने सिर्फ चिट्ठी से कांटेक्ट किया है, जिससे हम कभी मिले नहीं। तो ये सारे वर्ड जो है, इन सारे वर्ड में दूसरे नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को हमने क्या कह दिया, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड आपको बेसिकली शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, नंबर, क्वांटिटी, एटसेट्रा, मतलब ऐसी चीजों का इन्फो, एटसेट्रा, एटीसी इसको हम नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, एटसेट्रा। तो जो मैरिड, डिमेरिड, शेप, साइज, कलर वगैरह की बात करता है, तो वो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, उसका नाम क्या रख दिया, एडजेक्टिव। उसका नाम क्या रख दिया, एडजेक्टिव। जो शेप, साइज, कलर, मैरिड, डिमेरिड की बात कर, अब जैसे सपोज कर हमने कहा गुड, तो ये एक मैरिड है, ये एडजेक्टिव होगा। ये किसी का नाम नहीं है। हम कह रहे हैं बैड, हम कह रहे हैं ओल्ड, तो ये किसी का नाम नहीं है, बल्कि जो इंसान है, जो ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका कोई ना कोई ये फीचर है, उसके विषय में कोई ना इंफॉर्मेशन। इंसान बुढ़ा है, इंसान बीमार है, इंसान लाचार है, इंसान गरीब है, इंसान अमीर है, इंसान एक है, इंसान एक से अधिक है, सम है, फ्यू है, मैनी है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है नेम के विषय में। तो जो भी नेम के विषय में इंफॉर्मेशन था, नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन था, उसके जो फीचर्स थे, उन सब का हमने नाम क्या रख दिया, एडजेक्टिव। तो 10 भी, मैनी भी, सेवरल भी, फ्यू भी, अ फ्यू भी, द फ्यू भी, लिटिल बी, अ लिटिल बी, द लिटिल बी, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। इसकी फिर बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। तो क्या हुआ कि फंक्शन देखा गया, यूज देखा गया, और यूज के आधार पे नाम रखा गया। तो अगर कोई नाम है तो नाउन है, काम है तो वर्ब है, और अगर नाउन के विषय में फीचर्स, उसके विषय में इंफॉर्मेशन है, तो वो एडजेक्टिव है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। जैसे हमने कहा माई फ्रेंड वॉक्स फास्ट। अब ये जो फास्ट है, ये फास्ट किसके लिए आया है? क्या मेरा फ्रेंड फास्ट है, तेज है? नहीं। तो तेज क्या है, फास्ट क्या है, वर्क, काम क्या कर रहा है, यानी वो जो मेरा फ्रेंड है वो तेजी से काम कर रहा है, तेजी, जल्दी से काम करता है। कुछ लोग फास्टली लिख देते हैं, तो फास्टली इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है, तो फास्टली का इस्तेमाल ना करें। तो ये फास्ट जो है वो काम के विषय में बता रहा है। ये फास्ट किसके विषय में बता रहा है, काम के विषय में बता रहा है, वर्क, एक्शन के विषय में बता रहा है। आप कहते हैं आई सॉ हिम यस्टरडे। तो ये यस्टरडे क्या बता रहा है, ये जो एक्शन है, वर्ब है, इसके विषय कब देखा, तो कल देखा।
तो यस्टरडे आई मैं कल नहीं है, हिम कल नहीं है, ये यस्टरडे क्या है, देखने का टाइम है। इसका मतलब यस्टरडे किसके विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सॉ के विषय में। आप कहते हैं ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। तो ही ऑलवेज टेल्स अ लाई अगर हम कहते हैं तो ये ऑलवेज क्या है, ही है, ही हमेशा है नहीं, लाई हमेशा है नहीं। बोलना क्या कह रहा है कि वो हमेशा सदा झूठ बोलता है, यानी ये जो ऑलवेज है झूठ बोलने की फ्रीक्वेंसी बताता है कि वो बार बार हमेशा सदा ही झूठ बोलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ऑलवेज है या यस्टरडे है या फास्ट है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब के विषय में, एक्शन के विषय में। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके विषय में, वर्ब के विषय में। जैसे कोई एक्शन है, कोई वर्ब है, तो इसके विषय में इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन क्या देता है कि काम कब हुआ, व्हेन, काम कैसे हुआ, काम कहां हुआ, काम कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स। जैसे कहते हैं वो बार बार झूठ बोलता है, वो हमेशा झूठ बोलता है। तो काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कितनी बार हुआ, क्यों हुआ। कहते वो रोते रोते चला गया, तो रोते रोते चला गया ये जाने का प्रक्रिया बता रहा है। वो कहता है हंसते हुए आया, इसका मतलब हंसने की प्रक्रिया बता रहा। कहते ही स्पोक एंग्रीली, तो बोला कैसे, गुस्से में। ही केम इन स्माइलिंगली, इसका मतलब क्या हुआ, हंसते हुए अंदर आया। अंदर कैसे आया, तो हंसते हुए। तो जो काम की प्रक्रिया बता रहा है कि काम कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। शॉर्ट में आप कह रहे हैं जो वर्ब को जो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब के विषय में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो वर्ब और इंफॉर्मेशन किस टाइप का, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी टाइम एटसेट्रा, वर्ब के विषय में, तो उसी का नाम रख दिया गया एडवर्ब। तो मॉडिफाई करने का मतलब ये हो गया, देखिए जनरली ग्रामर में ये लिखा था वर्ब को जो मॉडिफाई करता है। बाद में आप देखेंगे कि वर्ब सिर्फ एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, किसी और चीज को ही मॉडिफाई करता है, लेकिन बेसिकली जो वर्ब को मॉडिफाई किया था उसको क्या कह दिया, एडवर्ब। और मॉडिफाई का करने का मतलब क्या हो गया यहां पर कि काम क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो बताएगा तो उसको एडवर्ब कहेंगे। अब आप समझ सकते हैं ना आसानी से, अगर सेंटेंस में होगा तो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो जो आपको लगे कि नाम जैसा बता है उसको नाउन कह दीजिएगा, जो बताएगा कि काम जैसा लग रहा है इसमें कोई काम के हुआ उसको वर्ब कह दीजिएगा, जो काम के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा क्यों, कब, कहां, कैसे, वो क्या जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जो कोई नाम है, नाम का फीचर बता रहा है, शेप बता रहा है, साइज बता रहा है, कलर बता रहा है, मैरिट डिमांड बता रहा है, डिमांड बता रहा है, नंबर बता रहा है, उसको क्या कह देंगे, एडजेक्टिव कह देंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना मुश्किल नहीं है, और जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने लगेंगे तो एरर समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर गलती समझ, अभी तो आप सेंटेंस पढ़ देते हैं, आप डिसाइड ही नहीं करते इसमें कौन नाउन हो सकता है, कौन वर्ब हो सकता है, कौन एडजेक्टिव हो सकता है, कौन सा प्रीपोजिशन हो सकता है, ज्यादा हम ध्यान नहीं लगाते। जो अपने आप समझ में आ जाता है वो ठीक है, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें नाउन कौन है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, अगर ये ढूंढने लगेंगे तो गलती अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे किसी को सिरदर्द होता है तो डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट लिखता है, उसका कारण ढूंढता है कि सिरदर्द की वजह क्या है और फिर उसका इलाज करता है। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरह ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अगर आप अलग अलग पहचान लेंगे तो गलती ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। एडवर्ब कैसे बना, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसे कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा You are in the garden। तो ये जो in है ये क्या बता रहा है, पोजीशन, कि ये जो you है और ये जो गार्डन है उसमें इसका पोजीशन है इनका। तो you जो है वो गार्डन में है, तो in बता क्या रहा है, पोजीशन बता रहा है। जैसे कहते हैं on the head, तो on बता क्या रहा है, पोजीशन ही तो बता रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन का या किसी भी चीज का पोजीशन, लोकेशन या फिर डायरेक्शन, पोजीशन, लोकेशन या डायरेक्शन बता रहा था, उसका नाम क्या रखा, टेक्निकली प्रीपोजिशन।
क्या रखा, प्रीपोजिशन। जो पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन बताएगा तब उसको प्रीपोजिशन कहेंगे। बात समझते रहिए, जब पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन बताएगा तब उससे प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं इन्स एंड आउट्स, ये एक इडियम है। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है डिटेल्स, विस्तृत जानकारी, विस्तृत। तो अब इसमें ना ये पोजीशन नहीं बता रहा है, इन में भी एस लगा है, आउट में भी एस लगा है। वैसे टेक्निकली इन और आउट क्या है, प्रीपोजिशन। लेकिन इन्स एंड आउट्स में अगर कोई पूछेगा इन्स क्या है, आउट्स क्या है, तो आपको बताना है इन्स और आउट्स नाउन है, ठीक है। तभी इसमें एस लगा है, तभी इसमें एस लगा है कि इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या, अंदरूनी जानकारी, बाहरी जानकारी, मतलब संपूर्ण जानकारी, किसी के विषय में सब कुछ के लिए। इन्स आ गया अंदर की जानकारी के लिए, आउट्स हो गया बाहर की जानकारी के लिए। तो अंदर की भी जानकारी होगी, बाहर की भी जानकारी होगी, तो पूरी जानकारी होगी, डिटेल जानकारी हो गई। तो इसलिए यहां इन्स क्या है, क्या है, नाउन है। और कहते हैं कम इन, कम इन। तो जब सिर्फ हम कम इन कहते हैं तो फिर आने का डायरेक्शन बता रहा है, किधर आना, अंदर आ जा, आने का डायरेक्शन, अंदर आ जा। तो ये आने का डायरेक्शन कम इन छोड़ के लिख के हम छोड़ देते हैं, तो फिर ये कम इन में इन क्या है, एडवर्ब है। ये यूपीएससी 2006 में ये क्वेश्चन आया था, मतलब आज से कम 13-14 ईयर्स बैक। सोचिए कि इंग्लिश तब से कितनी एडवांस है, उससे पहले से भी, लेकिन हमें आज तक नहीं पता। उसमें क्वेश्चन था यूपीएससी के मेंस में कि उसमें क्या करता, 4 या 5 वर्ड्स देता और उसको कहता कि यूज एज अ नाउन, यूज एज अ वर्ब, यूज एज अ प्रीपोजिशन, यूज एज एन एडवर्ब। तो इन दे रखा था और कहा था यूज एज अ प्रीपोजिशन एंड यूज एज एन एडवर्ब। तो जिसको लगता है कि इन सिर्फ प्रीपोजिशन है, एडवर्ब तो हो ही नहीं सकता, उसको लगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, गलत क्वेश्चन पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम बेकार क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ दिया। लेकिन अब आप समझ गए कि एक ही वर्ड प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो जब सिर्फ आने का डायरेक्शन बता रहा है कम इन, तो फिर एडवर्ब है। और जब पोजीशन, लोकेशन बता रहा है तो प्रीपोजिशन है। जैसे कहते हैं इन द रूम, इसमें आने जाने का डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। तो इन द रूम क्या है, प्रीपोजिशन इन। और दूसरा इसमें पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब प्रीपोजिशन होगा तो उसके साथ नाउन होगा। जैसे कहते हैं ऑन द हेड, तो ऑन प्रीपोजिशन उसके साथ नाउन है, नाउन का पोजीशन बता रहा है। और इन है तो देखिए गार्डन है ना। तो जब प्रीपोजिशन होगा तो उसके साथ नाउन जनरली रहता है, प्रीपोजिशन है तो नाउन होगा। तो आसान पहचानने की तरीका है। इसमें देखिए इन के बाद कोई नाउन नहीं है, इन अकेला, इसका मतलब एडवर्ब है। हम कहते हैं योर गेम इज ओवर, तो योर गेम इज ओवर में ओवर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि खेल खत्म, काम खत्म हो गया, इसकी जानकारी। लेकिन ओवर द विकेट कह रहे हैं, ओवर द वॉल कह रहे हैं, तो ओवर के बाद में वॉल आ जा रहा है, विकेट आ जा रहा है, तो इसका मतलब नाउन आ जा रहा है, नाउन आ जा रहा है तो प्रीपोजिशन है। क्यों पहचानना आसान है कि अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद नाउन होगा, और वही वर्ड अगर अकेला यूज हो गया तो हो सकता है एडवर्ब हो जाए, हो सकता है कि नाउन हो जाए। जैसे 50 वर्ड्स कह रहे हैं तो नाउन भी हो गया। तो सेंटेंस में देखना पड़ेगा क्या काम कर रहा है। तो आने का डायरेक्शन बता रहा था, इसलिए कम इन में इन क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने देखा कि जैसा काम है वैसा नाम रखा गया। तो प्रीपोजिशन क्या है समझ में आ गया, एडवर्ब क्या है समझ में आ गया, वर्ब क्या है समझ में आ गया, नाउन समझ में आ गया। अब जरा हम देखिए कि कुछ वर्ड है, जैसे हमने कहा ही इज माई फ्रेंड, या हमने कहा शी इज माई स्टूडेंट। तो सोचने की बात क्या है, ये जो ही है तो ही डेफिनेटली क्या है, राम के लिए होगा, मोहन के लिए होगा, कोई ना कोई तो ही होगा। या सीता, रीता, गीता के लिए हमने ही लिखा है नहीं ना। या शी है तो शी लिख रहे हैं, इसका मतलब सीता है, गीता है, बबीता है, जो भी है। अब शी हम रवि और मोहन के लिए तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये ही और सी जो वर्ड है ये अपने आप नहीं आया है, या हम जो दे वर्ड कह रहे हैं ये अपने आप नहीं आया, ये है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके पहले पर्सन या थिंग है, और उस पर्सन और थिंग के लिए ये सारे वर्ड आए। यही बात हुई ना। तो जैसे हमने कहा राम इज माई फ्रेंड, ही इज कमिंग, सीता इज माई स्टूडेंट, शी इज कमिंग, बॉयज आर प्लेइंग, दे आर वेरी हेल्दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड है ही और शी, ये वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, फॉर नेम। किसके लिए आता है, फॉर नेम। ये सारे जो वर्ड हैं ही है,
शी है, दे है, इस तरह के वर्ड जो है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, इट है, ढेर सारे हैं। तो ये सब क्या आ रहा है? फॉर नेम। अब फॉर के लिए एक सुटेबल वर्ड क्या यूज किया जाता है इंग्लिश में? प्रो। प्रो का मतलब होता है फेवर। और नेम के लिए अभी हमने क्या देखा? नाउन। तो दोनों वर्ड मिलकर क्या बन गया? प्रोनाउन। समझ आ गई बात? तो प्रोनाउन वो वर्ड हुआ जो नाउन के बदले आता है। प्रोनाउन वो वर्ड हुआ जो नाउन के बदले आया। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। हम अभी सिलसिलेवार ढंग से नहीं देखे, नाउन है उसके बाद प्रोनाउन ही होना चाहिए। हमने काम देखा, काम के आधार पे हम नाम रखते हैं। हम अभी सिर्फ नाम रख रहे हैं, अरेंज हम बाद में करेंगे। तो हम सिर्फ नाम रखते जा रहे हैं, नाम रखते जा रहे हैं कि भाई काम देखा और नाम रखा, काम देखा और नाम रखा। तो जो नाउन के लिए आया, इसलिए आप डिफिनेशन भी पढ़ते होंगे प्रोनाउन का, अगर आपको याद होगा तो ये प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स या यूज्ड इन प्लेस ऑफ। तो जो नाउन के बदले आता है, यानी जब नाउन है तभी प्रोनाउन होगा, नाउन है तभी प्रोनाउन होगा, नाउन के लिए प्रोनाउन आएगा। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। पहचान लेंगे, जो नाउन के लिए आया है उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब हम कुछ और वर्ड्स देखें। तो जैसे हम देखें, अगर हमने कहा राम एंड सीता, तो अगर हम कह रहे हैं राम एंड सीता, तो एंड कर क्या रहा है? अगर हम कहते हैं आइदर राम और सीता, तो ये आइदर और कर क्या रहा है? तो देखिएगा, ये जो एंड है या ये जो आइदर और है, ये जो एंड है या फिर आइदर और है या फिर नाइदर नॉर कहते हैं लोग, नीदर नॉर भी कहते हैं या एज वेल एज कहते हैं। तो ये सब करता क्या है? ये कर क्या रहा है कि राम और सीता को एक साथ ला रहा है। आइदर राम और सीता को एक साथ लाया। तो जब कोई किसी को एक साथ लाता है, इसका मतलब क्या करता है? कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। तो जो कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, उसको हम कहेंगे कंजंक्शन। क्या कहेंगे? कंजंक्शन। कुछ लोग इसमें कंजक्शन कह देते हैं, तो कंजक्शन नहीं कहना है, क्या कहना है? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन ही क्यों, इस पे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। तो कन जो यूज होता है वो होता है टुगेदर के लिए, एक साथ के लिए। और जंक्शन का मतलब आपको पता ही है, ज्वाइन। जैसे देखिएगा स्टेशन वगैरह, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं उसको जंक्शन लिखते हैं। तो मीटिंग पॉइंट तो है ट्रेन का, ज्वाइनिंग। तो कंजंक्शन, एक साथ जोड़ दिया, एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया? कंजंक्शन। समझ में आ गई बात? तो कंजंक्शन वो हुआ जो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, या जो कनेक्ट करने का काम करेगा, जोड़ने का जो काम करेगा, उसको हम कहेंगे कंजंक्शन। इसके अलावा भी वर्ड है, अगर आप देखिएगा तो आपको ऐसा भी वर्ड भी तो मिलता है, ओ, वो, इस तरह के वर्ड्स भी हैं। तो ये क्या करता है? अब कोई किसी को कुछ दिख गया, ओहू ऐसे करते, ये क्या है? ये है सडन फीलिंग। ये आपको किसी न किसी बात को एक्सप्रेस करता है। तो जो सडन फीलिंग को बता रहा है, जो सडन फीलिंग को बता रहा है, तो सडन फीलिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, वो है इंटरजेक्शन। क्या लोग बहुत मैचिंग करते हैं इसमें, इंटरजेक्शन कंजक्शन या कंजंक्शन इंटरजंक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। एक है इंटरजेक्शन। अगर डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है अचानक किसी बात को विस्मय करना, यानी अचानक किसी बात को बोलना, अचानक से कोई मुंह से अगर साउंड निकल गया, अचानक से कोई फीलिंग सामने आ गई, हमारी आवाज निकल गई, तो उसको कहते हैं विस्मय करना, आश्चर्य करना, विस्मय आदि बोधक हिंदी में कहते हैं। तो इंटरजेक्शन सडन फीलिंग को, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, और एक है कंजंक्शन, वो क्या करता है? कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स देखे गए उनके इतने ही फंक्शन है। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंग्लिश में 1.5 से अधिक वर्ड्स है, लाख से 1.5 लाख से भी ज्यादा वर्ड है। लेकिन जब उसको फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया तो देखा गया इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो,
या तो वो किसी का नाम है, या फिर वो काम है, या काम क्यों हुआ कैसे हुआ ये बताता है, या फिर नाम के विषय में इंफॉर्मेशन देता है, या नाम के लिए आता है, या पोजीशन लोकेशन या डायरेक्शन बताता है, या कनेक्ट करता है, या सडन फीलिंग बताता है। इसके अलावा कोई अन्य काम नहीं है। तो सारे काम को जब देखा गया, सारी चीजों को जब देखा गया, तो देखा गया कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, तो सबसे पहले क्या हुआ? नाउन हुआ। अब एक जैसे जो चीजें थी उसको एक साथ कर लिया गया। तो सबसे पहले नाम हुआ, तो नाउन को क्या कहा गया? नाउन कहा गया। तो एक हो गया ये। जो नाम के लिए आया उसे क्या कहा गया? प्रोनाउन कहा गया। अब हम मिला रहे हैं, सिमिलर को एक साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऑर्डर में पहले नहीं बना था, यानी कि सीरीज में पहले दिन से बन गया था नाउन, ऐसा नहीं। पहले सबने फंक्शन के आधार पे बांटा, देखा ये सारे फंक्शन है और फंक्शन के आधार पे नाम रख दिया। फिर देखा कि आपस में भी कोई कनेक्टेड है क्या, तो देखा कुछ कनेक्टेड है, तो जो कनेक्टेड था उसको एक साथ रख दिया। तो देखा जो नाम था वो नाम था, और जो नाम के लिए आया वो प्रोनाउन, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। इसलिए आप ग्रामर में जब सबसे पहले देखते हैं नाउन, फिर देखते हैं प्रोनाउन। उसके बाद आपको क्या देखा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी रिलेशन किससे है? नाउन से। नाउन से तो अपने आप हो गया प्रोनाउन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन तो एक ही हुआ, जो नाउन है उसी के लिए प्रोनाउन आता है। अगर तो इसलिए कहा जाता है ग्रामर में कि नाउन एंड प्रोनाउन आर इक्विवेलेंट। नाउन को रिप्लेस करके आता है, नाउन को रिप्लेस करने करके आता है, इसका मतलब नाउन में जितने क्वालिटीज है उतने क्वालिटीज प्रोनाउन में भी है। तो नाउन का ही शेप, साइज, कलर, मैरिड, डिमांड, अगर नाउन है ही नहीं तो गुड, बैड, ग्रीन, ओल्ड, यंग कौन होता? सिक, इल कौन होता? लेबोरियस, डल कौन होता? तो नाउन है तो उसके फीचर भी होंगे, और फीचर तो एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन, नेम है तो नाउन, नेम के लिए आया तो प्रोनाउन, और नेम के अगर फीचर्स बता रहा है तो एडजेक्टिव। एक्शन था तो क्या हुआ? वर्ब। वर्ब के विषय में बताया, क्यों, कहां, कब, कैसे, तो उसका नाम क्या रख दिया? एडवर्ब। फिर देखा पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन बता रहा है, उसका नाम क्या रख दिया? प्रीपोजिशन। फिर देखा कनेक्ट किया, जोड़ा, तो कनेक्ट करने वाले का नाम क्या रख दिया? कंजंक्शन। और फिर देखा सडन फीलिंग बता रहा था, उसका नाम क्या रख दिया? इंटरजेक्शन। इतने ही काम। कोई भी अगर वर्ड है सेंटेंस में यूज हुआ तो इसी में से कोई एक होगा, और ये टोटल कितने हुए? 8। इसका मतलब ये है कि कोई अगर आपसे ये पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होते हैं, तो उसका भी जवाब है। ये नहीं कहेंगे बस 8 ही था तो 8 ही था। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों होते हैं, 9 क्यों नहीं होता है, 7 क्यों नहीं होता है, 5 क्यों नहीं होता है, इसका जवाब है कि हम क्या कहेंगे कि वर्ड्स को उसके फंक्शन के आधार पे बांटा गया। पहले हम लिख चुके वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, कि वर्ड्स को उनके फंक्शन के आधार पर बांटा गया। तो जब वर्ड्स को उसके फंक्शन के आधार पर बांटा गया तो हमने क्या देखा, हमने क्या पाया कि वर्ड्स आर यूज्ड और वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन 8 different ways. Words are used or words can be used in 8 different ways. तो वर्ड्स को हम 8 ही तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हुए? 8 हुए। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही है तो क्या बताएंगे? इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, क्या कहेंगे? इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से किसी एक वर्ड को अगर हम उठाकर देखें तो वो वर्ड या तो नाम होगा, या नाम के लिए आएगा, या शेप, साइज, कलर बताएगा, या काम बताएगा, या काम क्यों हुआ कैसे हुआ ये बताएगा, या पोजीशन, लोकेशन बताएगा, या फिर वो कनेक्ट करेगा, या सडन फीलिंग बताएगा। इसी में से कोई ना कोई एक काम करेगा, और ज्यादा ये हो सकता है कि वो एक से अधिक काम भी कर जाए, ये भी हो सकता है। तो ये जो 8 फंक्शन है उसी में से एक तो कोई करेगा ही करेगा, और साथ साथ ये भी हो सकता है कोई एक से अधिक काम कर जाए। जैसे कोई क्रिकेटर है तो एक काम तो कोई करेगा ही करेगा, फिक्स है। जैसे बैट्समैन है तो बैट्समैन है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, लेकिन उसके अलावा फील्डिंग भी तो करेगा, स्लिप में भी तो खड़ा होगा, कभी बॉलिंग भी तो कर सकता है। बॉलर है, बॉलिंग करना तो उसका है ही है,
लेकिन उसके अलावा वो बैटिंग करने भी तो आएगा। ऐसा तो नहीं है जब बैटिंग करने की बारी आए तो बुरा गया, मैंने तो बॉलिंग कर दी, मैंने तो मेहनत कर लिया, अब मुझसे फील्डिंग ना हो, अब मैं बैटिंग करने ना जाऊं, ऐसा नहीं होगा। तो एक काम तो करेगा ही करेगा, 8 फंक्शन में से एक तो करना ही करना है। और साथ साथ ये भी पॉसिबल है कोई एक से अधिक काम भी कर जाए। तो एक कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा ये तो फिक्स ही है, जैसे कोई वर्ड है नाउन होगा ये तो फिक्स ही है, लेकिन नाउन के साथ साथ वो कुछ और भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ये समझना है। अगर आप ये समझ गए तो इंग्लिश आपके लिए मजेदार हो जाएगा, चुटकियों में बनने लगेगा, और अच्छी टेढ़ी मेढ़ी चीज भी आप समझ जाएंगे। जो लगता है कि अटपटा सा क्या हो गया, वहां भी आप दिमाग लगाने लगेंगे, क्योंकि क्या समझ लिया आपने कि जितने भी वर्ड्स है उसको उनके फंक्शन के आधार पर बांटा गया। तो फंक्शन के आधार पर बांटा गया तो देखा गया कि वर्ड्स 8 ही तरीके से यूज हो सकते हैं, ज्यादा उसका यूज है ही नहीं। भले वर्ड्स 1.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन यूज 8 ही है। जैसे इंसान 7 बिलियन से ज्यादा है, तो 7 बिलियन से ज्यादा इसका मतलब वैरायटी ज्यादा थोड़ी है, कैटेगरी तो 3 ही है। इंसान 7 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन कैटेगरी तो 3 ही है, एक मैन है, एक वुमन है, एक ट्रांसजेंडर है, चौथा कैटेगरी कहां मिलेगा आपको? तो जितने भी इंसान है भले 7 बिलियन हो, लेकिन कैटेगरी 3 ही है। इसी तरह से अगर हम वर्ड्स को देखें तो वर्ड्स भले 1.5 लाख से ज्यादा हो, लेकिन जब उसके फंक्शन के आधार पर उसको कैटेगराइज किया गया तो 8 ही हुए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसमें सबसे ज्यादा यूज अगर किसी का होता है तो वो सेंटेंस में नाउन का होता है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप कोई सेंटेंस लिख कर देखिएगा, नाउन या उसका फैमिली आएगा ही, नाउन या उसका फैमिली आएगा ही। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जैसे हमने कहा राम इज माय फ्रेंड, तो राम नहीं होगा तो ही होगा। माय क्या है? एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन दे रहा फ्रेंड के विषय में। फ्रेंड क्या है? नाउन। तो आप सेंटेंस बनाकर देखिएगा कोई भी, तो मैक्सिमम केस में आप देखेंगे अगर आप सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें नाउन के फैमिली से कोई ना कोई होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, मैक्सिमम केसेस में। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है फ्रीक्वेंटली सेंटेंस में वो नाउन और उसके फैमिली से यूज होता है। ये नहीं कह रहा मैं नाउन और फैमिली यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले में से। इसलिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? नाउन की सेंटेंस हो तो उसमें नाउन और नाउन के फैमिली आएगा, तो नाउन के फैमिली को पढ़ने के लिए पहले नाउन को पढ़ना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि नाउन के फैमिली को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करेंगे। अभी के जो ये 3 क्लासेस हैं ये बिल्कुल बेसिक है, इंग्लिश की स्टार्टिंग क्लास है। यहां पर हम इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं कि पहले क्लास में, दूसरे क्लास में और इस तीसरे क्लास में हमने सिर्फ इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट लिया है कि इंग्लिश है क्या। एक क्लास और अभी होगा नाउन और उसका टाइप्स, इसमें भी हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है, और फिर उसके बाद हम एरर कैसे आता है। 4th क्लास के बाद हम एरर, जैसे प्रॉपर नाउन हो जाएगा फिर हम एरर बनाना शुरू करेंगे कि एरर कैसे आता है। प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे उसके एरर कैसे आते हैं, कॉमन नाउन के एरर कैसे आते हैं, कलेक्टिव नाउन के एरर कैसे आते हैं, वो हम देखेंगे। अभी ये हमारा बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। ये बेसिक बिल्कुल जीरो से हमने इसलिए शुरू किया कि 2-3 घंटे 4 घंटे में आप पहले इंग्लिश क्या है उसे समझ लीजिए, और जब इंग्लिश की एक समझ डेवलप हो जाएगी फिर उसके आधार पर डिटेल में पढ़ना क्या है, आसान है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और रेगुलर क्लास को आप देखिए। अभी तो जो वीडियोस मैंने बना रखा था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ से लाइव भी आया करूंगा टेंस लेकर। जब नाउन पूरा खत्म हो जाएगा, नाउन के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो टेंस लेकर मैं लाइव आया करूंगा। तो अभी तो आपको रिकॉर्डेड क्लास ही देखने को मिल रहा है, जल्दी मैं आपसे लाइव भी जुड़ूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सीरीज में वीडियो देखें। ये 3rd क्लास था, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगली क्लास जो होगी वो होगी नाउन एंड इट्स टाइप्स की, वो 4th क्लास होगा। नाउन एंड इट्स टाइप, ये क्या होगा? 4th क्लास होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नाउन एंड इट्स टाइप।